टर्म 2 के अंदर बुक 2, जिसमें से हमारे दो चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 10 बच्चों और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 हमारा होगा कंपनीज अकाउंट का इश्यू ऑफ डिबेंचर, चैप्टर 11 होगा कंपनीज अकाउंट का रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से हमें सिर्फ थियरी करनी है, जबकि चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट इवैल्यूएशन होगा इसकी। अब ये दोनों चैप्टर्स की टोटल वेटेज मिलाकर के बुक 2 की टोटल वेटेज है 10 मार्क्स, 10 नंबर के ये दोनों चैप्टर है। तो ध्यान से करना, अच्छे से करना। सिंपल चैप्टर है लेकिन कंटिन्यूटी है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बीच में क्लास ही छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, बिल्कुल शेयर्स के जैसा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स आपने पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेट फॉर द कंपनी। डिबेंचर होते क्या है? दीज आर द सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट जो कंपनी इशू करती है एज एन एविडेंस ऑफ द डेट, कि कंपनी ने उधार लिया हुआ है और उधार का एविडेंस के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट पकड़ाया, जिसको क्या बोला जाएगा? डिबेंचर बोला जाएगा। कंपनी उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखती है? डिबेंचर डॉक्यूमेंट के अंदर लिखती है कि कितना अमाउंट के का सर्टिफिकेट है, यानी कि अमाउंट कितना रिसीव हुआ है उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, पैसा कब वापस करेगी कंपनी उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, जो अमाउंट कंपनी ने आपसे रिसीव किया उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा। टर्म्स और कंडीशंस रहती है रीपेमेंट की और इंटरेस्ट की डिबेंचर के अगेंस्ट। तो डिबेंचर का मीनिंग देखेंगे बच्चों। डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट issued by the company acknowledgement of the borrowing। इसके अंदर होता है एग्रीमेंट रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड आल्सो द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट। ठीक है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर कि पैसा कब वापस कर रही है, प्रिंसिपल अमाउंट कब पे करेगी, इंटरेस्ट कब पे करेगी, किस रेट से पे करेगी, ये सब स्टेटेड होता है डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम एक डेफिनेशन देखते हैं विच इज एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग ऑफ अ डेट वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। ऊपर वालों को समझ में आ गया कि डिबेंचर्स के अंदर क्या क्या आते हैं। इसके अंदर आते हैं डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि कंपनी ने एज अ एविडेंस ऑफ अ डेट प्रोवाइड किया है, और नॉर्मली इसके अगेंस्ट एसेट को मोर्टगेज किया जाता है। डिबेंचर एज पर द डेफिनेशन ऑफ टोपहेम, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस ऑफ अ डेट टू द होल्डर यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। कंपनी जो भी डिबेंचर पर पैसा लेती है कॉमनली उसके अगेंस्ट एसेट्स को एज अ मोर्टगेज प्रोवाइड करती है। फीचर्स देख रहे हैं बच्चों, फीचर्स क्या है? ऊपर जो अभी हमने पढ़ा उसी से हमारे सारे फीचर्स निकल के आ रहे हैं डिबेंचर्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिटन डॉक्यूमेंट है या एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी की बोरोइंग को एक्नॉलेज करता है। सेकंड, इसके अंदर मोड और पीरियड ऑफ पेमेंट बताया जाता है, पैसा कब वापस करेंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा डिबेंचर्स के ऊपर वो बताया जाएगा। नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 7% इंटरेस्ट है तो वो डिबेंचर्स के साथ प्रीफिक्स होता है। ये अगर 7% डिबेंचर्स लिखा हुआ है तो इस डिबेंचर के ऊपर कंपनी आपको 7% का इंटरेस्ट देगी। तो जो डिबेंचर का नाम के साथ में परसेंटेज लिखी होती है वो परसेंटेज डिनोट करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ये कंपनी के लिए बोरोइंग है, नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ये डिबेंचर्स प्रोवाइड कर, डिबेंचर जब भी इशू करती है तो वो एसेट्स के अगेंस्ट एसेट्स उसके अगेंस्ट मॉर्टगेज किए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। यहाँ पर चार्ज का मतलब है एक्सपेंस। इंटरेस्ट जो भी आप डिबेंचर्स के ऊपर देंगे वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। बॉन्ड क्या है बच्चों? बॉन्ड भी डिबेंचर की तरह ही होते हैं, ये भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द बोरोइंग होता है, लेकिन डिबेंचर और बॉन्ड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, लेकिन बॉन्ड्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है 1 लाख रुपीज के 5 साल के लिए, तो कंपनी हर साल क्या है 1 लाख रुपीज के ऊपर 7% 7,000 रुपए हर साल आपको इंटरेस्ट का पे करेगी। बॉन्ड्स में क्या है? बॉन्ड्स में होता है कि कंपनी ने 1 लाख रुपीज के डिबेंचर इशू किए, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स ही नहीं है, ये इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पर, डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं इनको।
यानी कि कंपनी आपसे 75,000 रुपीज ले लेगी आज, और आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपए वापस कर देगी। तो ये जो दोनों अमाउंट का डिफरेंस है, कंपनी पैसा ले रही है 75,000 और वापस कर रही है 1 लाख रुपीज, तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ 25,000 विल बी ट्रीटेड एज द इंटरेस्ट इन लम सम। डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पीरियडिक होता है और बॉन्ड्स में इंटरेस्ट हमारा पीरियडिक नहीं होता। ये डिफरेंस होता है डिबेंचर और बॉन्ड में। शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है बच्चों? सबसे पहले ओनरशिप की बात करें तो डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर्स क्या है कंपनी के लिए? बोरोइंग है। तो जो कंपनी को डिबेंचर्स के थ्रू पैसा दे रहे हैं, दे आर नोन एज द लेंडर ऑफ द कंपनी, पैसा उधार देने वाले। शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं। डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है? पैसा उन्होंने कंपनी को दिया, बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स गेट रिटर्न इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। रीपेमेंट, पैसा वापस करना है, कब करना है? डिबेंचर्स का अमाउंट कंपनी एक फिक्स पीरियड के लिए लेती है और उस पीरियड के बाद अमाउंट वापस करेगी, जबकि शेयर्स में ऐसा कुछ नहीं है। शेयर्स नॉर्मली इश्यू किए जाते हैं और रिडीम होते हैं आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। हाँ, कभी कभार कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है स्पेसिफिक लाइफ के लिए, और जिस पीरियड के लिए इशू किया उसके बाद में वो रिडीम हो जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स केवल। इक्विटी शेयर्स को हम रिडीम नहीं कर सकते। डिस्काउंट, डिस्काउंट पता है कम प्राइस पर इशू करना। कंपनी डिबेंचर्स को तो डिस्काउंट पर इशू कर सकती है कि 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए और आपसे अमाउंट ले 95,000, तो डिबेंचर्स में डिस्काउंट इज अलाउड, बट कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। एक कंडीशन पड़ी थी आपने शेयर्स में कि कंपनी इशू कर सकती है डिस्काउंट पर अपने डिबेंचर्स विच आर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। सिक्योरिटी, डिबेंचर्स may or may not be secured by a charge on the asset of the company. डिबेंचर्स के अगेंस्ट कंपनी नॉर्मली एसेट्स को एज अ चार्ज, एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन शेयर्स के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। डिबेंचर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, बट शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी। वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है जनरल मीटिंग में। रिस्क ज्यादा किसका होगा आपको मालूम है? शेयर होल्डर्स का ज्यादा रिस्क होता है, डिबेंचर्स में कम रिस्क होता है। और जिस डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई एसेट मॉर्गेज किया गया है, कोई एसेट एज अ चार्ज प्रोवाइड किया गया है, वो एसेट्स, वो डिबेंचर्स तो बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं। शेयर्स में ज्यादा रिस्क होता है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा लॉस भी कर सकते हैं, दे कैन लूज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द शेयर्स। प्रायोरिटी टू पेमेंट, पहले किसका पैसा वापस करेगी कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है तो? पहले वापस किया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स का, और आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, कंपनी पैसा वापस करती है शेयर होल्डर्स का। डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लेंडर्स, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स। डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट, शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर का कंपनी के मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल नहीं होता, शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होता है ओवर द वर्किंग ऑफ द मैनेजमेंट। डिबेंचर होल्डर्स आर सेफ while shareholders are at greater risk. टाइप्स ऑफ डिबेंचर बच्चों, डिबेंचर्स हमारे 4 तरह के हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 तरह के डिबेंचर हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर्स। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। पहले बात करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योर डिबेंचर्स, अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करते हुए, पैसा लेते हुए डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई एसेट मॉर्गेज करती है, कोई एसेट को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो वो डिबेंचर्स कहलाएंगे सिक्योर डिबेंचर्स। कंपनी ने डिबेंचर्स के थ्रू अमाउंट रेज किया, सर्टिफिकेट इशू किया, लेकिन कोई एसेट मॉर्गेज नहीं किया, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों 2 तरह के डिबेंचर्स हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स और रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे 2 तरह के हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स।
रिडीमेबल डिबेंचर्स वो जिसके लिए हमने टाइम लिमिट फिक्स की है कि पैसा कब वापस करना है। Redeemable debentures are those debentures that are repayable by the company on a maturity at the end of a specific period. वो होते हैं redeemable debentures। जिस डिबेंचर्स के लिए आपने टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया पैसा कब वापस करेंगे, वो हमारे irredeemable डिबेंचर्स। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं दो तरह के, रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर्स। ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर। कंपनी ने आपसे 10 लाख रुपए लिए, आपको डॉक्यूमेंट इश्यू कर दिया, डिबेंचर्स का सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, आपका नाम आपका एड्रेस अपने पास नोट कर लिया, तो आप बन गए रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। कंपनी जब भी डिबेंचर्स के अमाउंट की, प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करेगी तो सिर्फ उसी पर्सन को पेमेंट करेगी जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड है, मतलब वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, कंपनी को जब इंटरेस्ट पे करना होगा तो उसी पर्सन को पे करेगी जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन्ड है, जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर है। तो registered debentures are those debentures that are registered in the company's record in the name of holder. Principal and interest of such debentures are payable to the registered debenture holders. The transfer of debentures in this case requires the execution of transfer deed. ठीक है, इस तरह के डिबेंचर्स को ट्रांसफर करने के लिए, अगर आप ये डिबेंचर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए, तो आपको उस केस में ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर्स आर दोज व्हिच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। ठीक है, बियरर डिबेंचर्स होते हैं जिसको आप हैंड ओवर कर दो, दूसरे पर्सन को दे दो तो उसके हो जाएंगे। इसका कंपनी के पास में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। कंपनी ने आपसे पैसा लिया, सर्टिफिकेट इश्यू किया, अपने पास में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, तो वो क्या है, हमारे बियरर डिबेंचर है। कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो अगर वो सर्टिफिकेट आप किसी तीसरे पर्सन को दे देते हैं, थर्ड पर्सन भी आकर के कंपनी से अमाउंट ले सकता है, और उन सर्टिफिकेट्स के साथ में कुछ कूपन अटैच होते हैं। तो जब भी कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी तो वो डिबेंचर होल्डर कूपन निकाल करके लाएंगे और इंटरेस्ट की पेमेंट लेकर के चले जाएंगे। तो bearer debentures are those debentures which are not registered in the record of the company in the name of holder. These debentures are transferable by mere delivery. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है 1 मार्कर में कई बार। What is meant by bearer debenture? So those debentures which are transferable by mere delivery. कंपनी के रिकॉर्ड्स में कोई नाम चेंज नहीं कराना होता, वो bearer debentures है। Interest is paid to the person who produces the coupon attached to the debenture. नेक्स्ट है कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नाम से पता चल रहा है आपको कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। जिस डिबेंचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, दैट इज कन्वर्टिबल डिबेंचर। और अगर आपका डिबेंचर को आप शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो कहलाएगा हमारा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। इसके बाद डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या है? जो भी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो लोगों का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप से कुछ पर्सन्स को सेलेक्ट किया जाता है और एक कमेटी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्रस्टीज। ठीक है, ये ट्रस्टीज का काम होता है कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, देखना कि कंपनी प्रेस्क्राइब्ड वे में काम कर रही है या नहीं, और अगर नहीं कर रही है तो एनफोर्स करना कंपनी को सही डायरेक्शन में काम करने के लिए, और इसके लिए कंपनी ट्रस्ट डीड बनाती है। ठीक है, so company issuing debenture to the public is required to appoint trustees and execute a trust deed. It is the responsibility of trustees to protect the interest of debenture holders. डिबेंचर होल्डर्स के हितों की रक्षा करना इनका काम होता है, और ये किसके थ्रू डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? थ्रू द पावर्स व्हिच आर ग्रांटेड बाय द ट्रस्ट डीड। कंपनी के डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? आपको मालूम है डिबेंचर्स को आपने कहां दिखाया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपने बनाई थी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी, आप दिखाते थे डिबेंचर्स को नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। मेन हेड होता था नॉन करंट लायबिलिटीज और सब हेड होता था लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर आपने इशू किया डिबेंचर 5 इयर्स के लिए तो वो डिबेंचर्स कहां शो करेंगे? आप बैलेंस शीट के अंदर अंडर द साइड ऑफ लायबिलिटी साइड नॉन करंट लायबिलिटीज हमारा मेन हेड होगा, सब हेड होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
ध्यान ये भी रखना है कि अगर कंपनी ने मान लीजिए 5 इयर्स के लिए डिबेंचर्स इशू किए हैं तो फर्स्ट 4 इयर्स, पहले 4 साल तक आप कहां पर दिखाएंगे इन डिबेंचर्स को? नॉन करंट लायबिलिटी में। और लास्ट ईयर, 5th ईयर में, 5th ईयर में आपके लिए क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज के अंदर आप दिखाएंगे इसको करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। एक चीज तो ये याद रखिए कि आपने सपोज 5 इयर्स के लिए डिबेंचर इशू किए तो फर्स्ट 4 इयर्स तो वो आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटी है और लास्ट ईयर में वो आपके लिए बन जाएगी करंट लायबिलिटी। इसी तरह से अगर आप डिबेंचर इशू ही शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हैं फॉर लेस देन 1 ईयर तो वो आपकी अगेन करंट लायबिलिटी होगी, फिर वो दिखाई जाएगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। कंपनी डिबेंचर्स इशू ठीक वैसे ही करती है जैसे शेयर्स इशू, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मोर और लेस वैसा ही रहता है। डिबेंचर्स आप इशू कर सकते हैं फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और जब भी आप डिबेंचर इशू करते हैं कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए तो वो आप 3 तरह से इशू करते हैं, पार पर, प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंट पर। अगर आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और आप 100 रुपए के डिबेंचर को इशू कर रहे हैं 100 रुपीज में तो क्या बोला जाएगा? इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। अगर आप 100 रुपीज के डिबेंचर को इशू कर रहे हैं 110 रुपए में तो क्या बोला जाएगा? इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। अगर आप 100 रुपीज के डिबेंचर को इशू कर रहे हैं 90 रुपीज में तो बोला जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। क्लियर है? तो यहां पर हम डिस्काउंट भी पढ़ेंगे कि अमाउंट कम मिलता है तो कैसे होगा। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की बात शुरू करते हैं बच्चों, देखिएगा अभी। ये देखिए, अगर आप डिबेंचर्स का अमाउंट रिसीव कर रहे हैं लमसम में, सारा पैसा एक ही बार, तो जैसे शेयर्स में सारा पैसा मिल जाता है तो एक ही बार मिलता है एप्लीकेशन के साथ, वैसे ही यहाँ भी होगा। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर्स में क्या लिखते थे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो आपने सिर्फ नाम चेंज करना है, शेयर की जगह डिबेंचर लिखना है। और जब शेयर्स अलॉट हो जाएंगे यानी कि यहां पर डिबेंचर्स अलॉट हो जाएंगे तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है? शेयर्स में क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। यहां शेयर्स की जगह हो गए डिबेंचर्स तो नाम चेंज हो जाएगा, सिर्फ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स। अगर ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाती है तो क्या करते हैं बच्चों? जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपको मिली है आप उनका पैसा रिफंड कर दोगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू बैंक। इन्होंने अलग से एंट्री दिखाई है रिफंड करने पर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बैंक। ठीक है? तो ये 3 एंट्री होगी लमसम के केस में। सेकंड, अगर इशू प्राइस डिबेंचर का हमें मिल रहा है इंस्टॉलमेंट में, तो बच्चों इंस्टॉलमेंट में आपको याद है हर एंट्री का पेयर बनता था, एप्लीकेशन पर 2 एंट्री, अलॉटमेंट पर 2 एंट्री, कॉल पर 2 एंट्री। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी जब आपको मिलेगा तो एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है? दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर में, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। अच्छा बच्चों, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है, ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाती है तो क्या करते थे? टू बैंक रिफंड कर देते थे, या कई बार एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम यूज कर लेते थे आगे कहां पर? अलॉटमेंट को, टू डिबेंचर अलॉटमेंट आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पर अलग अलग एंट्री बनाई है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। अगर अलॉटमेंट पर भेज रहे हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अगर एप्लीकेशन का मनी रिफंड कर रहे हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। ये तीनों एंट्रीज को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो क्या एंट्री बन जाती थी बताएंगे आप लोग? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू बैंक। यहां पर एंट्री बन जाएगी आपकी अगर आप कंबाइन करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर, कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं तो टू बैंक, और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अगर आपने यूज किया है अलॉटमेंट के लिए तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट।
ये एक सिंगल एंट्री बन गई है इन तीनों एंट्रीज की। ठीक है, 1, 2 और 3। इसके बाद अगर आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करते थे, अलॉटमेंट मनी कॉल करेंगे तो एंट्री बनती थी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर। और जब अलॉटमेंट का मनी रिसीव होगा तो बच्चों एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कॉल का मनी ड्यू करेंगे तो बच्चों एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर। और अमाउंट रिसीव करेंगे तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। इसी तरह से सेकंड और थर्ड कॉल कर ध्यान दे दीजिए बच्चों। ये है आपकी है यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, दश लिमिटेड ऑन 1 May 2021 issued 40,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each payable ₹20 on application and balance on allotment। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर, हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं 40,000। हम इशू कर रहे हैं 40,000 10% डिबेंचर्स। फेस वैल्यू हमारे डिबेंचर की है ₹100, जिसमें से पेबल है ₹20 ऑन एप्लीकेशन। और अलॉटमेंट पर बच्चों कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा अलॉटमेंट पर बैलेंस अमाउंट बोला है। आप बताइए मुझे बैलेंस कितना मिलेगा यहाँ पर अलॉटमेंट पर, जल्दी बताओ। ₹80 हमारा मिलेगा अलॉटमेंट पर। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री आपको मालूम है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन मिल रही है, 40,000 और एप्लीकेशन कितने रुपीस की है, 20 रुपीज की, तो अमाउंट आ गया 8 लाख रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दो एंट्री एप्लीकेशन की रहेंगी। सेकेंड एंट्री में क्या होगा, ये जो हमें एप्लीकेशन का मनी मिला था 8 लाख रुपीज, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे 10% डिबेंचर्स में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स। इसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अगेन अलॉटमेंट ड्यू कैसे करते हैं, शेयर्स का अलॉटमेंट ड्यू कैसे करते थे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। यहां आ जाएगा डिबेंचर्स अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर्स। इसके बाद लास्ट एंट्री हमारी बनेगी, अलॉटमेंट आपने ड्यू कर दिया तो अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना, जो भी आपने ड्यू किया था, कितना ड्यू किया था 32 लाख रुपीज, वो आपका रिसीव हो जाएगा। जल्दी से करिए। अब हम बात करते हैं, पार हमने देख लिया कि जितना फेस वैल्यू थी डिबेंचर की सेम अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, तो वो था केस पार का। अभी हम बात करेंगे डिबेंचर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। ये सारी चीजें आपको मालूम है। प्रीमियम को किस नाम से लिखा जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से। प्रीमियम डेबिट होता है क्रेडिट बच्चों, ड्यू करते समय क्रेडिट होता था। क्यों, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑन इनकम्स। प्रीमियम हमारे लिए, कंपनी ज्यादा पैसा रिसीव कर रही है तो कंपनी के लिए इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा। किस नाम से क्रेडिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से क्रेडिट करेंगे। कहां पर शो किया जाता है, अगर कुछ मेंशन नहीं है एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, कॉल के साथ, जैसे शेयर्स में करते हैं अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ, बिल्कुल ठीक, अलॉटमेंट के साथ क्रेडिट कर देंगे। अब सेम चीजें यहां पर भी, यूजेस क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के, कहां पर यूज करते हैं हम लोग प्रीमियम को, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, जो कि हमने शेयर्स में भी पढ़ा था ऑलरेडी, सेम है। प्रीमियम का पैसे का आप यूज करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, एक्सपेंसेस कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड ऑन डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए। डिबेंचर्स के को इशू करते समय डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिबेंचर्स को इशू करते समय कमीशन पे कर रहे हैं, डिबेंचर्स के इशू करते समय कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, ये सभी राइट ऑफ होंगे कहां से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, रिडीम मतलब पैसा वापस कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर रहे हैं, और ये पैसा वापस कर रहे हैं प्रीमियम पर, यानी कि अमाउंट रीपे करते समय एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स आप इशू कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, और कंपनी यहां से अपने खुद के शेयर्स को बायबैक कर सकती है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर सकती है।
शो कहाँ किया जाता है बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को बैलेंस शीट में? हेडिंग ऑफ शेयर होल्डर्स फंड और सब हेडिंग होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस। कहाँ शो करते हैं? सब हेड होता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस और मेन हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। किस साइड में? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रीमियम का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आपके बुक में। लेमन ट्री issued 5000 डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 20%, मतलब फेस वैल्यू 100, प्रीमियम 20, तो टोटल इश्यू प्राइस हमारा होगा 120 रुपीज, जिसमें से अमाउंट इज पेबल एप्लीकेशन पर ये बोल रहा है 50 रुपीज। अब बच्चों अलॉटमेंट कितने की हो गई आप बताओ मुझे? 70 अलॉटमेंट बच हो गई। और प्रीमियम किसके साथ है? प्रीमियम है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। हम इसे ऐसे बोलेंगे 50 + 20। तो फर्स्ट एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन हमने इशू की थी? 5000 और एप्लीकेशन है 50 रुपीज की, तो 5000 इंटू 50 2,50,000। सेकेंड एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर। ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट आपको मिला था 5000 इंटू 50, ये एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर देंगे 9% डिबेंचर में। क्वेश्चन में 9% डिबेंचर मेंशन है। तो दो एंट्रीज एप्लीकेशन की हो गई। फिर आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, और अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए क्या करते थे? जैसे शेयर्स में था शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सेम यहाँ पर शेयर की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट है 70 रुपीज। ध्यान देना बच्चों, अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट है 70 रुपीज। तो 5000 इंटू 70 3,50,000, जिसके अंदर से डिबेंचर कितने का है? 50 रुपीज का। तो 5000 इंटू 50 का डिबेंचर आ जाएगा 2,50,000 रुपीज। प्रीमियम कितने का है? 20 रुपीज का। 5000 इंटू 20 यानी कि 1 लाख रुपीज का हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और बाद में ये अलॉटमेंट मनी अभी तो ड्यू कर रहे हैं, जब रिसीव हो जाएगा तो सेम अमाउंट 3,50,000 आपको मिल जाएगा। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जल्दी से कंप्लीट करिए इसको। आगे चल रहे हैं बच्चों। हमने अभी देखा डिबेंचर्स दैट वर इशूड एट प्रीमियम, और अब हम आगे चलेंगे डिबेंचर्स व्हिच वर इशूड एट डिस्काउंट। अभी तक आपने क्या देखा था कि डिबेंचर्स पर ज्यादा पैसा मिला, अब हम देखेंगे अगर कम पैसा मिलेगा तो। Debentures are said to be issued at discount when the issue price is less than the face value of debenture. Debenture है 100 रुपीज का और कंपनी अमाउंट रिसीव कर रही है अगेंस्ट दैट डिबेंचर ओनली ₹95, तो 5 रुपए जो कम मिल रहा है उसको बोला जाएगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हमारे लिए बच्चों आप लोग बताओ प्रॉफिट या लॉस? क्या है, प्रॉफिट है लॉस है? लॉस। लॉस। लॉस इस हिसाब से डेबिट होना चाहिए एंट्री में, क्रेडिट होना चाहिए? डेबिट। डेबिट, बिल्कुल डेबिट होना चाहिए। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी अगेन सेम चीज, अगर सारा पैसा एप्लीकेशन पर मिल रहा है तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम डिस्काउंट को किसके साथ दिखाएंगे? एप्लीकेशन के साथ दिखाएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ कॉल्स हैं, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, कॉल भी है, तो आप समझ ही गए हैं फिर आप डिस्काउंट किसके साथ दिखाएंगे? अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। कैसे डेबिट करेंगे ये देख लीजिए। मान लीजिए आप अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कर रहे हैं, तो एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर। इस तरह से एंट्री बन जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमारा क्रेडिट होता था, तो डिस्काउंट अलॉटमेंट के साथ डेबिट हो जाएगा। अब एक बात बताइए, सारे डिस्काउंट का नेचर क्या है? एक्सपेंस है हमारा, लॉस है। और सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप कहां पर से राइट ऑफ करते हो, कहां भेजते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में भेजते हैं या नहीं? सभी एक्सपेंसेस को आप ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये डिस्काउंट अभी डेबिट है और ट्रांसफर एंट्री में क्या हो जाएगा? डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्रेडिट कर दिया। कहां भेज रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था डिस्काउंट जो भी आप अलाउ करते हैं डिबेंचर्स के ऊपर, आप उसको कहां से राइट ऑफ कर सकते हैं? पढ़ा था कहां से राइट ऑफ कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से भी। तो याद रखिए अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है
तो पहले नंबर पर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज करेंगे डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। दूसरे नंबर पर अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व है तो आप कैपिटल रिजर्व का यूज करेंगे डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। और अगर ये दोनों ही नहीं है तभी हम यूज करेंगे तीसरे नंबर पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है तो पहले नंबर पर किससे करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। नहीं है तो कहां से राइट ऑफ करेंगे? कैपिटल रिजर्व से। दोनों ही नहीं है तो कहां से राइट ऑफ कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। सर मान लो डिस्काउंट हमारा है 50,000 रुपए का, सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो सिर्फ 20,000 रुपए है, फिर तो 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर लो और बाकी का 30,000 कहां से कर दो? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। बात समझ गए? ये दोनों एंट्रीज नोट करेंगे आप लोग। सबसे पहले तो ये ड्यू करने की एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट के साथ डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। और ये है हमारी राइटिंग ऑफ की एंट्री, जो मैंने यहाँ पर लिखा वो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये देखिए कहां से डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो क्रेडिट कर रहे हैं। किससे राइट ऑफ करते हैं? नंबर 1 पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। अवेलेबिलिटी नहीं है तो कैपिटल रिजर्व से, और कैपिटल रिजर्व भी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्या क्या थे उसके अंदर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस। तो किस हेड में जाएगा डिस्काउंट? ये जाएगा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। जल्दी से नोट करो इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं बच्चों, देखेंगे। यहां पर हमने इशू किए हैं 20,000 डिबेंचर्स। फेस वैल्यू है 100 रुपीज की और डिस्काउंट है 4% का। यानी कि डिबेंचर है 100 का और डिस्काउंट है 4 रुपीज का, तो कितना अमाउंट टोटल हमें मिलेगा? 96। दोबारा 4 रुपए माइनस करना है या हो चुका है बच्चों माइनस डिस्काउंट? माइनस हो चुका है। माइनस हो चुका है, बिल्कुल सही। बच्चे कई बार यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। अब यहां से एप्लीकेशन कितने की है? 30 रुपीज की। तो बताओ अलॉटमेंट कितने की रहेगी? 66 की। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव होता है तो फर्स्ट एंट्री तो आप लोग चैंपियन हो बच्चों, जानते हो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो रही है? 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हो रही है और एप्लीकेशन है 30 रुपीज की, तो अमाउंट आ गया 6 लाख रुपीज। सेकेंड एंट्री, यही एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दो डिबेंचर्स में, तो डिबेंचर एप्लीकेशन पर जो अमाउंट ऊपर मिला था 6 लाख रुपीज, सेम अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे टू 9% डिबेंचर्स में। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट को, ड्यू की एंट्री करने जा रहे हैं अलॉटमेंट की। तो एंट्री आपको थोड़ी देर पहले बताई गई थी कि अलॉटमेंट है डेबिट होगा, डिबेंचर्स लायबिलिटी है क्रेडिट होगी, डिस्काउंट के साथ में है, डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है तो लॉस हो जाएगा डेबिट। तो डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा? एप्लीकेशन कितनी है यहाँ पर? 20,000। और बच्चों अलॉटमेंट में कितना रुपीज आपने मुझे बताया? 66 आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट इससे अलग 4 रुपए का, तो टोटल डिबेंचर की फेस वैल्यू 70। ऊपर 30 रुपीज क्रेडिट हो गया था डिबेंचर में पूरी फेस वैल्यू 30 रुपीज यहाँ क्रेडिट हो गया, 70 यहाँ पर क्रेडिट हो गया, पूरा 100 रुपीज का डिबेंचर जिसमें से 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो कितना मिलेगा? 96। 30 यहाँ मिल गया और 66 ये मिल गया। तो ये आ गया डिबेंचर अलॉटमेंट पर 20,000 इंटू 66, 13,20,000। डिस्काउंट है 20,000 डिबेंचर्स पर 4 रुपीज का 80,000। 9% डिबेंचर्स में वैल्यू आ जाएगी 20,000 इंटू 7, 70 रुपीज, 14 लाख रुपीज। अब अलॉटमेंट कितने की थी? जो अमाउंट आपका अलॉटमेंट का था 13,20,000, वो आपको रिसीव हो जाएगा। अलॉटमेंट वाला अमाउंट रिसीव होना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन सा वाला अमाउंट रिसीव होना है आपको? डिबेंचर्स वाला नहीं, ये तो टोटल था, इसमें से डिस्काउंट कटा तो ये वाला अमाउंट रिसीव होगा हमें 13,20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, डिस्काउंट जो भी होगा उसको आप राइट ऑफ करेंगे। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्वेश्चन में है? नहीं है। कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में है? नहीं है। फिर किससे राइट ऑफ करेंगे?
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट। जल्दी से कंप्लीट करिए। आगे का कंसेप्ट है हमारा बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। जैसे शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन होता था, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन हमें मिल रही है, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते थे हमारे पास? 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते थे। नंबर 1 रिजेक्शन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम रिजेक्ट कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिला था वो रिफंड किया जाएगा। सेकंड था बच्चों प्रोराटा, मतलब पार्शियल अलॉटमेंट। पार्शियल अलॉटमेंट में हमें जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मिलता था, हम थोड़े से कम शेयर्स उनको अलॉट करते थे और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर देते थे अलॉटमेंट पर। थर्ड था कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया और बाकी कुछ बचे हुए शेयर्स को आपने पार्शियल बेसिस पर अलॉट कर दिया। जितने शेयर्स हमें चाहिए उतना अमाउंट आपने डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर लेना है और बाकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को यूज कर लेंगे आप अलॉटमेंट के टाइम पर। ये तीनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहां पर आप ये इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है आपकी बुक में। Telecom Limited issued 10,000 debenture of rupees 100 each at a premium of 10%. Payable rupees 25 on application, 35 on allotment, including the premium and balance on first and final call. एप्लीकेशन हमने मंगाई थी बच्चों 10,000 डिबेंचर्स के लिए, बट एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है 15,000 डिबेंचर्स के लिए। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। आप सभी शेयर डिबेंचर्स का क्या कर रहे हैं? प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर रहे हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो भी होगा उस केस में आप उसे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। द ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द ड्यू डेट। बाकी सभी अमाउंट आपको ड्यू डेट पर रिसीव हुआ है। चलिए देखें क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन की आप समरी देख लेंगे, क्या लिखा हुआ है, किस तरह से करना है। देखिए 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, हमें एक्सेप्ट करनी है 10,000, मतलब प्रोराटा हो रहा है 15,000 को हम दे रहे हैं 10,000 डिबेंचर्स। फेस वैल्यू है हमारे डिबेंचर की 100 रुपीज, प्रीमियम है 10 रुपीज का, तो टोटल इश्यू प्राइस आएगा आपका 110। ऐसे पहले लिख लेना। एप्लीकेशन कितने की है? क्वेश्चन में लिखा था 25 की। अलॉटमेंट बच्चों क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर है आपके पास 35 की इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 25 प्लस 10, और बैलेंस अमाउंट बचा हमारे पास कितना कॉल के लिए 50 रुपीज। प्रोराटा करना है, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम यूज करेंगे अलॉटमेंट पर। तो फर्स्ट एंट्री आप मेरी हेल्प करते चलेंगे, क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, क्या बनती थी बच्चों? डिबेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिसीव हो रही है कितनी? 10,000 पर काम करेंगे या 15,000 पर? एप्लीकेशन 15,000 एप्लीकेशन मिल रही है और एप्लीकेशन है 25 की, तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों? 25 इंटू 15, 375,000। अब दूसरी एंट्री आप इसके बाद सेकंड एंट्री बनाएंगे। डिबेंचर की एप्लीकेशन पर जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ 3,75,000, इसको हम यूज करेंगे, कितना परसेंट डिबेंचर है? 9% डिबेंचर है, टू 9% डिबेंचर्स में। और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, क्योंकि ये प्रोराटा बेसिस है, प्रोराटा बेसिस में बच्चों क्या करना पड़ेगा? कहाँ भेज देंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी को? अलॉटमेंट। तो यहाँ पर आप लिख देंगे डिबेंचर अलॉटमेंट, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे शेयर्स में करते थे। एप्लीकेशन 15,000 डिबेंचर्स की मिली थी, बट हमें चाहिए कितने? 10,000 इंटू 25 चला जाएगा डिबेंचर्स में, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है उनका एप्लीकेशन मनी आपका चला जाएगा अलॉटमेंट पर। यानी कि 2,50,000 डिबेंचर्स का ड्यू हो गया और 1,25,000 रुपीज अलॉटमेंट का। उम्मीद है सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री किस चीज की बनेगी बच्चों? हम ड्यू कर देंगे अलॉटमेंट मनी। एंट्री बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर, बस इतना ही होगा, कुछ और भी होगा। साथ में क्या है? प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमेशा बच्चों क्रेडिट हो जाता है, किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ।
क्योंकि क्वेश्चन ने बोला भी है प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। तो अब कितने डिबेंचर्स पर हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करें? एप्लीकेशन तो 15,000 मिली थी, अलॉटमेंट मनी आप कितने डिबेंचर्स पर ड्यू करेंगे? हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए थे? 10,000 तो हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे 10,000 पर। एप्लीकेशन हमें मिली 15,000, लेकिन हमें चाहिए कितनी? 10,000। तो हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे बच्चों 10,000 इंटू अलॉटमेंट है 35 की, जिसमें से 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो डिबेंचर्स में कितना जाएगा? 25। 10,000 इंटू 10 चला गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, तो ये आ गया 3,50,000, ये आ गया 2,50,000 और ये आ गया 1 लाख। नेक्स्ट, अब कोई बच्चा मुझे बिना आंसर देके यहाँ का अमाउंट बताओ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट, अमाउंट कितना रिसीव होगा? बताओ, किसी को है आइडिया? बच्चों अलॉटमेंट मनी कितने का ड्यू है? 350। 3,50,000 3,50,000 लिख दूं मैं अमाउंट? Yes, sir. No sir, minus 1,25,000. 3,50,000 चाहिए हमें अलॉटमेंट पर, लेकिन यहाँ देखो ध्यान दो, अलॉटमेंट का कुछ पैसा हम ऑलरेडी ले चुके हैं एप्लीकेशन के साथ 125, तो माइनस कर देंगे 1,25,000. तो बैलेंस हमें कितना मिल जाएगा? 2,25,000 अमाउंट रिसीव होगा हमारा अलॉटमेंट पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग शेयर्स में भी बहुत गड़बड़ करते थे। जितना अमाउंट ड्यू करते हैं अलॉटमेंट का, वहां से जो पहले मिल चुका है वो हटा करके रिमेनिंग अमाउंट रिसीव करेंगे आप अलॉटमेंट पर। अब कॉल ड्यू करते हैं, एंट्री आएगी आपकी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर। कितने डिबेंचर से बच्चों? यहां से अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 50, 5 लाख। और ये जब रिसीव होगा तो रिसीव की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट फर्स्ट और फाइनल कॉल का था 5 लाख रुपीज, सेम अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगी। जल्दी से कंप्लीट कर लो अब इसको।